सुप्रभात, हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 30 दिसंबर और इस वीडियो के अंदर 30 दिसंबर की कंपटीशन के लिहाज से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उसको कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद जरूर शेयर कर दिया करो, है ना। सबसे पहले अप्तानी वस्त्र उत्पाद के बारे में बात करते हैं। अप्तानी वस्त्र उत्पाद क्यों सुर्खियों के अंदर है? क्योंकि हाल ही के अंदर अरुणाचल प्रदेश की एक फर्म के द्वारा भारत सरकार के पास में इस वस्त्र उत्पाद के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग के लिए आवेदन किया है। तो ये चीज़ याद रखना कि अप्तानी वस्त्र उत्पाद कहाँ बुना जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और ये जो अप्तानी बुनाई है वो अरुणाचल प्रदेश की अप्तानी जनजाति से संबंधित है। यानी नाम के अंदर क्या है कि जो वस्त्र का नाम है वो जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ जनजाति भी याद रखना कि कहाँ अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है, जो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के अंदर जीरो घाटी, ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, जीरो घाटी है, जीरो वैली, जहाँ पे क्या है कि अप्तानी जनजाति निवास करती है और अप्तानी वस्त्र उत्पाद हाथों से बुनाई वगैरह करती है। और ये जो अप्तानी वस्त्र उत्पाद है वो अपनी ज्यामितीय और जिगजैग पैटर्न और कोणीय डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अंतर्गत एक सुपुंतरी शाल है वो बनाया जाता है, जो खासतौर पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। शॉल वगैरह जो शुभ अवसर वगैरह, जैसे कोई वैवाहिक फंक्शन हो गया या नया साल हो गया, कोई त्यौहार वगैरह है, तो उसमें ये सुपुंतरी शाल वगैरह बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। अब आपको अप्तानी जनजाति के बारे में बताता हूँ। ये जो वस्त्र उत्पाद है वो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा पारंपरिक रूप से हाथ से बुना जाता है। और ये जनजाति है वो जीरो घाटी के अंदर रहने वाली एक आदिवासी समुदाय है, जो अरुणाचल प्रदेश में एक अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ये चीज़ भी याद रखना। इस जनजाति के द्वारा इनकी जो लोकल भाषा क्या है, तानी। तानी इस जनजाति की प्रमुख बोली है या भाषा है। इसका प्रमुख फसल त्यौहार है वो ड्री। इन जनजातियों वगैरह का आदिवासी समुदाय की जो फसल नृत्य वगैरह है या फसल त्यौहार है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। तो प्रमुख फसल त्यौहार याद रखना ड्री, ठीक है। और इस जनजाति के अंतर्गत एक जो खेती वगैरह की जाती है उसमें एक अनूठी प्रथा प्रचलित है, राइस फिश कल्चर। यानी इनके द्वारा जो खेती की जाती है वो चावल के साथ साथ मछली पालन भी साथ में किया जाता है। धान के खेत में ही क्या है कि मछली पालन साथ में किया जाता है। ये एक अनूठी प्रथा अप्तानी जनजाति में प्रचलित है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको जीआई टैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि ऐसे उत्पाद जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान होती है, जैसे बीकानेर का भुजिया है, तो बीकानेर के अंदर ही आपको उस तरह की क्वालिटी और उस तरह की विशिष्टता के साथ में यूनिक के साथ में आपको वहीं मिलेगा या वहीं उत्पादित होता है, ठीक है। तो ऐसे उत्पाद जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान होती है और उनकी विशेषता वो भी यूनिक होती है, उसी क्षेत्र से जुड़ी रहती है, प्रतिष्ठा वगैरह, इसलिए वहाँ पे उसको जीआई टैग वगैरह दिया जाता है। उसको लोकल पहचान दी जाती है कि उस क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो जीआई टैग है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जीआई टैग का विनियमन करने के लिए डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत ट्रिप्स समझौता अपनाया गया है। यानी जीआई टैग है उसका विनियमन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ट्रिप्स समझौता, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं का एक समझौता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत हुआ है, जो जीआई टैग का विनियमन करता है। इसके अलावा आप पेरिस कन्वेंशन भी याद रखिए। पेरिस कन्वेंशन है वो किससे संबंधित है? पेरिस कन्वेंशन जो औद्योगिक संपत्ति रहती है, जिस तरह जीआई टैग रहता है या कॉपीराइट्स होता है, उसके लिए अलग अलग से कन्वेंशन है। और तो पेरिस कन्वेंशन भी किससे संबंधित है? जो औद्योगिक संपत्ति वगैरह है, ट्रेडमार्क है, उसके लिए अलग से जीआई टैग वगैरह है। जैसे ट्रिप्स समझौता है जो आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है, तो कॉपीराइट के लिए अलग से कन्वेंशन आपको मिल जाएगा। लेकिन पेरिस कन्वेंशन किससे संबंधित है? औद्योगिक संपत्ति से। तो ये याद रखना। और भारत सरकार के द्वारा जीआई टैग के लिए भौगोलिक संकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 में पारित किया था और 2003 के अंदर ये एक्ट वगैरह प्रभावी हुआ था, जिसके अंतर्गत जीआई टैग वगैरह को या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ट्रिप्स समझौते को भारत के अंदर लागू करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1999 के अंदर ये एक्ट पारित किया गया था। और इसी एक्ट के अंतर्गत भारत में एक महानियंत्रक की नियुक्ति की गई है, जिसका नाम है पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक है।
मुख्य रूप से इसी अधिनियम के अंतर्गत पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक है, उनकी नियुक्ति की जाती है। एक पोस्ट वगैरह सर्जित की गई थी इसी एक्ट के अंतर्गत, और इसी के द्वारा इसी के पास में जीआई टैग वगैरह का है, वो आवेदन अरुणाचल प्रदेश सरकार के अंदर जो फर्म है उसके द्वारा इनके पास किया गया है। और एक फैक्ट और याद रखिए एग्जाम के लिए, जो भौगोलिक संकेतक है जीआई टैग है, उसकी रजिस्ट्री कहाँ पे स्थित है, इसकी जो मुख्यालय वगैरह है वो चेन्नई के अंदर, याद रखना चेन्नई के अंदर जीआई टैग की रजिस्ट्री है, ठीक है, दस्तावेजीकरण वहाँ होता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के 2 प्रोडक्ट वगैरह और हैं जिनको जीआई टैग वगैरह ऑलरेडी मिल रखा है। क्या नाम है, एक तो क्या है कि अरुणाचल नारंगी, जो अरुणाचल नारंगी है उनको जीआई टैग वगैरह मिला हुआ है। दूसरा इडू मिसमी टेक्सटाइल, यह हस्तशिल्प है। जीआई टैग विभिन्न उत्पाद जैसे कृषि उत्पाद हो गया, हस्तशिल्प उत्पाद हो गया, कोई प्रोडक्ट वगैरह हो गया, ठीक है, खाद्य प्रोडक्ट हो गए, तो उनको क्या है कि जीआई टैग वगैरह प्रदान किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल नारंगी और इडू मिसमी टेक्सटाइल है, इनको जीआई टैग वगैरह मिला हुआ है, तो याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, नासा के एक साइकी मिशन के बारे में बात करते हैं। ये साइकी मिशन है ना, जो किसका है, सबसे पहले तो याद रखिए नासा का, और नासा ने घोषणा की है कि इस मिशन को अगस्त 2022 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ये मुख्य रूप से क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट है, एस्टेरॉयड जो बेल्ट वगैरह है, मुख्य क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट है, जो मुख्य रूप से कहाँ पे है, किन 2 ग्रहों के बीच में है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, जो मंगल ग्रह और क्या है कि जो बृहस्पति है, उनके बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी पाई जाती है, ठीक है, बेल्ट है एक तरह से, जहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे क्या है कि क्षुद्र ग्रह वगैरह खूब सारे हैं। तो वहाँ पे मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में 16 साइकी नामक एक विशाल धातु क्षुद्र ग्रह है, उसकी खोजबीन करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया जाएगा, साइकी मिशन। तो जो उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, उसका नाम भी साइकी है, 16 साइकी इसलिए क्योंकि ये एक वैज्ञानिकों के द्वारा 16वां क्षुद्र ग्रह के रूप में खोज किया गया था, इसलिए इसका नाम 16वां पड़ा था, और साइकी नाम इसका उपग्रह क्षुद्र ग्रह का दिया गया था, और मिशन का नाम भी साइकी नासा के द्वारा रखा गया है। तो ये मुख्य रूप से क्षुद्र ग्रह बेल्ट के अंदर स्थित एक 16 साइकी नामक क्षुद्र ग्रह के लिए ये मिशन लॉन्च किया जाएगा, और इस क्षुद्र ग्रह के पास में ये 2026 के आसपास ये मिशन पहुंचने वाला है, और अगस्त 2022 के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। ये फैक्ट भी याद रखना। और ये जो 16 साइकी जो क्षुद्र ग्रह है, ये एक विशाल धातु क्षुद्र ग्रह है जो पृथ्वी से लगभग 370 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित, ये हमारे जो सौरमंडल की क्षुद्र ग्रह बेल्ट है उसका सबसे बड़ा खगोलीय निकायों में से एक है, ये चीज़ भी याद रखना। और क्यों इस नासा वगैरह क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है इस एक क्षुद्र ग्रह, क्योंकि सौरमंडल के अंदर तो बहुत सारे क्या है क्षुद्र ग्रह है, लेकिन इसी क्षुद्र ग्रह के लिए क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि 16 साइकी नामक क्षुद्र ग्रह एक विशाल धातु निकाय है जो एक तरह से पृथ्वी की जो कोर वगैरह है उसके साथ मैच करता है। ये वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक धातु निकाय, इसके कोर के अंदर निकल और लोह धातु पाई जाती है, और ये कोई भी ग्रह वगैरह रहता है उसके निर्माण का एक स्टार्टिंग फेज रहता है, उससे जैसे मान लो कोई भी ग्रह वगैरह है उसका निर्माण होता है, ठीक है, तो उसका जो पहले कोर का निर्माण होता है, और कोर मुख्य रूप से ग्रह का भी सेम है और इस क्षुद्र ग्रह है उसका भी सेम है, लेकिन ये ग्रह के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाया। इसके कारणों की खोज करने के लिए नासा के द्वारा साइकी मिशन स्टार्ट किया गया है। तो ये याद रखना कि साइकी मिशन कौन सी एजेंसी का है, प्लस ये क्षुद्र ग्रह बेल्ट के अंदर लॉन्च किया जाएगा, कोई ग्रह वगैरह के लिए नहीं लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्री के द्वारा 27 सीमा अवसंरचना परियोजना है उसका शुभारंभ किया गया है, यानी ये 27 परियोजना थी वो तैयार हो गई थी, बन के किसके द्वारा तैयार की गई थी, सीमा सड़क संगठन के द्वारा। ये बीआरओ है, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। इस बीआरओ के द्वारा 27 जो सीमा अवसंरचनाएं थी उनका उद्घाटन रक्षा मंत्री के द्वारा अभी किया गया था, जिसमें से 24 तो पुल थे और 3 सड़क वगैरह थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप सुर्खियों के अंदर क्यों है इसलिए याद रखिए। और इस संगठन के द्वारा हाल ही के अंदर नवंबर के महीने के अंदर बीआरओ के द्वारा लद्दाख के अंदर उमिंगला दरा, तो उमिंगला दरा कहाँ पे है, लद्दाख के अंदर, और वहाँ पे 19,000 फीट ऊंचाई पे विश्व की सर्वाधिक ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण करके गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड बनाया था बीआरओ के द्वारा। तो ये फैक्ट भाई आप याद रखना, ये दरा याद रखना कि दरा कहाँ पे पाया जाता है, लद्दाख के अंदर पाया जाता है। और ये क्यों चर्चा के अंदर था, क्योंकि सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है वो बीआरओ के द्वारा बनाई गई है अभी तक की विश्व की, और अपने आप में ये गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। बीआरओ
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 7 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। तो आप ये याद रखिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1960 के अंदर। ये पहले सड़क और राजमार्ग मामलों का जो मंत्रालय है नितिन गडकरी की मंत्रिमंडल के अंदर, मंत्री की अध्यक्षता के अंदर। तो पहले ये बीआरओ कहाँ पे था, सड़क मंत्रालय के अंतर्गत आता था। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और इस संगठन की स्थापना इसलिए की गई है ताकि भारत के जो सीमा के समीप अवसंरचनाएं परियोजना वगैरह, सड़क हो गया, जितने भी क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट वगैरह हैं, उसका निर्माण करने के लिए भारत के जो सुदूर क्षेत्र से, उत्तर पूर्व के जो सुदूर क्षेत्र वगैरह हैं, तो उन क्षेत्रों के अंदर सड़क परियोजनाओं के निर्माण करने के लिए बीआरओ की स्थापना की गई थी। क्योंकि कोई भी कंपनी वगैरह है वो ऐसे डिफिकल्ट क्षेत्र के अंदर सड़क वगैरह का निर्माण नहीं करेगी, ठीक है, और जो खासतौर से सेना के उपयोग के लिए, भारतीय सेना के उपयोग के लिए उचित हो। तो इसलिए इस संगठन की स्थापना की गई थी और 2015 के अंदर ये संगठन सड़क मंत्रालय से ट्रांसफर करके इसका प्रशासनिक नियंत्रण रक्षा मंत्रालय को सौंप दिया गया। तो अभी ये जो बीआरओ है ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, इतनी चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, 2 नई कोविड वैक्सीन है उनको भारत सरकार के द्वारा अनुमति दी गई है। किसके द्वारा अनुमति दी गई है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये CDSCO। भारत सरकार में, भारत में कोई भी दवाई वगैरह है उसकी अनुमति देना, उसका पंजीकरण वगैरह करना और टेस्टिंग के लिए कोई भी काम वगैरह करना हो तो इससे पहले इस संगठन से अनुमति लेनी पड़ती है। ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के द्वारा भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए 2 और कोविड के जो वैक्सीन के टीके हैं उनको अनुमति दी है, ठीक है, जिनका नाम क्या है? एक का तो नाम है कोर्बेक्स और दूसरे का है मोलुनुपिरवीर। ये एक एंटीवायरल दवा है। दोनों दवाओं को अनुमति CDSCO के द्वारा अनुमति दी गई। इससे पहले भी कोविड की जो वैक्सीन है, एक तो कोवैक्सीन हो गया, एक कोविशील्ड हो गया और एक स्पुतनिक 5 है। इन 3 वैक्सीन को अनुमति भी दे रखी है और 2 और कोविड वैक्सीन है उनको अनुमति दे दी है, जिसमें से जो पहली है कोर्बेक्स, ये हैदराबाद में स्थित एक बायोलॉजिकल ई के द्वारा, ये कंपनी है बायोलॉजिकल ई जो हैदराबाद में स्थित है, और इसके द्वारा कोर्बेक्स नामक एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है जिसका निर्माण किसके द्वारा, और ये क्या है? एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है जो कोविड के दौरान मरीजों को दी जाती है। तो ये अनुमति दी है आपातकालीन उपयोग के लिए। और सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित कोवैक्स का एक नैनो पार्टिकल आधारित वैक्सीन का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या है? एक एंटीवायरल मोलुनुपिरवीर। एक तो सीरम इंस्टीट्यूट की है, दूसरी बायोलॉजिकल ही है, और दोनों वैक्सीन का आप नाम याद रखना। जिसमें से जो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित है मोलुनुपिरवीर, वो एक हल्के और मध्यम रोग वाले लोगों के लिए एक आशाजनक दवा के रूप में है, क्योंकि जिनके पास थोड़ा सा माइल्ड रोग वगैरह रहता है, कोविड वगैरह के जो स्टार्टिंग फेज रहता है, उसमें इस दवाई का उपयोग किया जा सकता है। और कोवैक्स के द्वारा, कोवैक्स को तो WHO के द्वारा अपनी आपातकालीन उपयोग सूची के तहत भी अनुमोदित किया है। WHO के द्वारा भी कोवैक्स जो वैक्सीन है उसको आपातकालीन उपयोग के लिए अपनी जो सूची है, WHO अलग से क्या परमिशन वगैरह देता है, जैसे कोवैक्स है, कोवैक्सीन है हो गई, कोविशील्ड हो गया, ये जो दवाएं वगैरह हैं वो WHO के द्वारा अलग से परमिशन दी जाती है। वर्ल्ड लेवल पे ये स्वास्थ्य एजेंसी के तौर पे काम करता है। हालांकि क्या है कि भारत में अभी क्या है कि पैक्सलोविड जो USA का जो FDA डिपार्टमेंट है, FDAO, उसके द्वारा पैक्सिलोविड जो फाइजर कंपनी है उसके द्वारा निर्मित एक कोविड वैक्सीन था जिसको USA के द्वारा अनुमति दी गई थी। भारत में अभी अनुमति वगैरह मिलना बाकी है। ये एक फैक्ट आप याद रखना, तेलंगाना के द्वारा राज्य कोविड टीकाकरण के अंदर 100% पहली खुराक प्रतिस्पर्धा हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य है। यानी तेलंगाना ने जो पहली डोज है कोविड की, वो 100% का जो टारगेट है वो हासिल करने वाला पहला राज्य है। भारत के जो 28 राज्यों के अंदर ये तेलंगाना पहला राज्य है, तो ये चीज़ भी याद रखना। लास्ट दोस्तों टॉपिक बात करते हैं ग्राम उजाला कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। ये क्यों सुर्खियों के अंदर है? क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत, इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के स्वामित्व वाली CESL ये कंपनी है, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, PSUs है, इसके द्वारा 50 लाख LED बल्ब है वितरित
करके एक मील का पत्थर हासिल किया। मतलब इसने क्या है कि बहुत जल्दी जस्ट इस प्रोग्राम को अभी 3-4 महीने पहले स्टार्ट किया गया था, ग्राम उजाला कार्यक्रम। और इसके तहत इस पीएसयू ने 50 लाख एलईडी बल्ब है वो वितरित कर दिए गए हैं। तो ये अब आइए प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। जो ग्राम उजाला कार्यक्रम है इसके अंतर्गत जो पुराने ताप दीप्त के बल्ब है, जो पीले बल्ब है ना, जो 100 वाट के अपन यूज करते हैं घर के अंदर, उन बल्बों को प्रतिस्थापित करने के लिए और उसकी जगह 10 रुपये के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एलईडी जो बल्ब हैं 7 वाट के और जो 10 वाट के जो एलईडी बल्ब आते हैं उनको 10-10 रुपये के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस पीएसयू के द्वारा CESL के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वितरित किया जा रहा है। और उसने 50 लाख एलईडी बल्ब हैं वो ऑलरेडी वितरित कर दिए हैं और 3 साल की वारंटी भी उन बल्बों को प्रदान की है। इतने सस्ते विश्व के अंदर कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, ये चीज़ भी याद रखना। इस संगठन के द्वारा 5 राज्यों के अंदर जो प्रथम चरण है वो 5 राज्यों के अंदर स्टार्ट किया गया। कौन कौन से राज्य? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो इन 5 राज्यों के अंदर इस संगठन के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है और एलईडी बल्ब है वो वितरित किया जा रहा है। मार्च 2022 तक ये इन राज्यों के अंदर चलेगा। और कुछ फैक्ट जानते हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि कंपनी के द्वारा जो ग्रामीण उपभोक्ता है उनको 3 साल की वारंटी के साथ में 7 वाट के 12 वाट के जो एलईडी बल्ब है उनका वितरण किया जा रहा है। एक जो ग्रामीण परिवार है वो 5 एलईडी बल्ब है वो खरीद सकता है और 3 साल की वारंटी है। ये भी आप देख सकते हो। प्रत्येक जो उपभोक्ता है वो अधिकतम 5 एलईडी बल्ब है वो प्राप्त कर सकता है। उजाला जो कार्यक्रम है इसको इसकी CESL की फुल फॉर्म क्या है? कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, CESL। इसके द्वारा ये प्रोग्राम है वो ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। और ये जो संगठन है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है वो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। याद रखना, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, ठीक है। और एलईडी बल्ब क्यों वितरित किया जा रहा है? क्योंकि जो ताप दीप्त जो पीले बल्ब है उनकी तुलना के अंदर एलईडी वर्तमान में सबसे अधिक ऊर्जा कुशल और तेज़ी से विकास करने वाली एक प्रकाश प्रौद्योगिकी है, ठीक है। क्योंकि एक तरह से क्या है कि कार्बन वगैरह जो लाइट वगैरह है उसकी रोशनी भी क्या है कि अच्छी रहती है। साथ में क्या है कि जो लाइट वगैरह की जो कंजप्शंस है क्योंकि 7 से 12 वाट का आसपास रहता है ये। और जो पीले बल्ब रहते हैं वो 100 वोल्ट के रहते हैं तो वो एनर्जी को ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान होता है और कार्बन फुटप्रिंट वगैरह है वो ज़्यादा सर्जित होता है। इसलिए सरकार के द्वारा ये बल्ब लगाए गए थे। एलईडी की आपको फुल फॉर्म भी जाते जाते बता देता हूँ, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये फुल फॉर्म है। इसी के साथ आप सभी से इजाज़त लेता हूँ। 30 दिसंबर की इतनी ही करंट अफेयर्स थी और आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। और इसको शेयर कर दो आप, है ना। आप शेयर करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा और अच्छी क्वालिटी के साथ में। और मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, बहुत अच्छा कुछ सीरीज वगैरह हैं वो मैं तैयार कर रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दिया करो। धन्यवाद सभी का।